Hello guys, we are going to start the next heading here, balancing a chemical equation. Before it, we already studied about chemical changes, physical changes, properties and chemical equation and reactions. Clear? तो अभी इसमें हमको पढ़ना है how to balance chemical equations. As we have already studied in 9th standard, law of conservation of mass given by Anthony Laurent Lavoisier. And according to that, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मास जो होता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक है. मीन्स द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड. मीन्स रिएक्टेंट साइड में मीन्स जो एरो के लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो टोटल मास होंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, जो एरो के राइट साइड में होंगे. यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ द एरो के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके मास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उनके मास के हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ऐसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम. मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है. नाउ हियर वी नीड टू बैलेंस ए स्केजुअल केमिकल इक्वेशन एज यू कैन सी in equation 1.2 here. Magnesium react with oxygen and form magnesium oxide, but this is not a balanced chemical equation because the number of atoms in the left hand side is not equal to the number of atoms or elements in right hand side. As you can see, magnesium in left hand side number of atom 1, but for oxygen in left hand side it's 2 and right hand side is only 1. So we need to balance this schedule system of chemical equations. ठीक है. Now here we are going to take another example which we have already studied in activity 1.3. When zinc react with sulfuric acid it form zinc sulfate and release hydrogen gas. ठीक है. द एबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये वर्ड फॉर्म है. सिंबॉलिक फॉर्म में जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जिंक प्लस H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, एंड देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. दिस इज़ 1.3. अब इसको पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं क्या वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में सेम है. अगर सेम है तो ऑलरेडी बैलेंस है, अगर सेम नहीं है तो बैलेंस नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स. इस रिएक्शन 1.3 में कौन कौन से एलिमेंट्स है. फर्स्ट जिंक है लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए जिंक टोटल 1 एलिमेंट है, 1 एटम है. ठीक है. राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 1 एटम है जिंक का, तो जिंक तो बैलेंस है. नाउ हाइड्रोजन in left hand side there is 2 atom and right hand side there is also 2 atom, तो hydrogen भी balance. Now for sulfur, third one is sulfur left hand side 1 and right hand side also 1, and then after last one is oxygen. As you can see oxygen is 4 atom in left hand side of this equation 1.3, same as in right hand side 4 atoms. Clear है. तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1.3 है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है बिकॉज total number of the atoms in left hand side is equal to the total number of atoms in right hand side. It means we can say that this chemical equation is a balanced chemical equation. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. हियर 1.4. इसमें क्या किया गया, आयरन मेटल है और इसका रिएक्टेंट आपको कराया गया वाटर से, और ये क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज हुआ है. ठीक है. तो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे दैट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. क्लियर. इन स्टेप 1 एज यू कैन सी हियर
स्टेप 1 में हमको क्या करना होता है, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। जो भी फार्मूला है आयरन, वाटर या वेपर, जिस फॉर्म में भी, अगर आप लिक्विड फॉर्म में लिए हैं या वेपर फॉर्म में लिए हैं, जिस फॉर्म में भी लिए हैं, उन सबको क्या करना होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में डालना होता है, ठीक है। एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। और बॉक्स के अंदर आपको जब भी आप इसको बैलेंस कर रहे होंगे तो बॉक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना, बॉक्स के बाहर ही जो करना है उसको करना, ठीक है। नाउ इन स्टेप टू में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं डिफरेंट साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उनको पहले लिख लेना है आपको, ठीक है। अनबैलेंस इक्वेशन 1.5 में आप देख सकते हैं एलिमेंट आयरन फर्स्ट है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 1 एटम है, ठीक है, राइट हैंड साइड में 3 एटम, सही है। फिर आप जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है, क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल एटम, राइट हैंड साइड में 4 एटम्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपका होता है कि अब आप बैलेंसिंग करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट बैलेंसिंग। तो इसको आप देखते हैं, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मतलब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये जो आपका आयरन ऑक्साइड है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन किया हुआ है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो या तो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, जो कि प्रोडक्ट साइड में। अब उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो कंपाउंड कंटेन किया उसमें हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जिसके ज़्यादा एटम है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन को लेकर स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen is it, because oxygen के 4 एटम है और आयरन के सिर्फ 3 एटम्स है, क्लियर है। नाउ वी आर नेक्स्ट, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू दैट। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल में कितना, वाटर में देखिए इन रिएक्टेंट साइड में सिर्फ सिंगल एटम है, बट इन प्रोडक्ट साइड में 4 एटम है, सही है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर में सिंगल ऑक्सीजन है, आयरन ऑक्साइड में क्या है 4 एटम, सही है, कोई प्रॉब्लम नो। नाउ टू बैलेंस, अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल है, तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड में क्या हो गया यूटिलाइज हो गया, क्लियर। अब आप आगे बढ़ जाएंगे। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compounds or elements involved in the reaction. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई करके आप इस फार्मूला को चेंज कर देंगे, नहीं। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे उसको, ये आपका इक्वेशन था आयरन, इसमें आपने किस में मल्टीप्लाई किया, वाटर में सिंपली आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब फिर से काउंट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम जो है अभी वो बैलेंस हो गया, क्लियर। हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 ही है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8 ये भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब रिमेन आपका क्या बचा, ओनली आयरन, ठीक है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे आयरन के 3 एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल एटम है, तो इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर लेंगे कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे देखिए सारी प्रोसेस हो के आ गई। नाउ इन लास्ट वी कैन सी हियर, finally to check the correctness of the valence equation we count atoms of each element on the both the side of the equation 1.8। इसको आप काउंट कर लेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3Fe plus 4 into H2, this reactant form F3O4 plus 4H2,
clear, and this is your balance chemical equation. And overall, this method of balancing chemical equation is called heat and trial method. Why heat and trial method? बिकॉज इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है जिसको आप डायरेक्टली यूज करो और बैलेंस कर दो. सो हमको इसको ट्रायल करना पड़ता है, ट्रायल आफ्टर ट्रायल करना पड़ता है. सो नेम इट हीट एंड ट्रायल मेथड टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. क्लियर है? इस तरह से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे. स्टेप 7 है, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे आपके लिए. इसमें क्या करना है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एज यू कैन इन इक्वेशन 1.9. क्लियर? जो आपको मिला हुआ है टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. एक जो केमिकल इक्वेशन को अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर सूचनापरक बनाना है, देन आप उसका क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन along with their केमिकल फार्मूले. जैसे कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स यूज किया गया है, उनके अगर हम फिजिकल स्टेट्स को भी यूज कर लें, ठीक है, तो जो केमिकल इक्वेशन हो जाता है मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन G फॉर गैसियस स्टेट, L फॉर लिक्विड स्टेट, AQ for aqueous state, and S for solid states respectively. Here you can see the word equation which we have in 1.9. We can write it in more informative form when we use physical states of different elements, molecules or compound. Like here, as you know, iron is a solid, and here water we use as a gaseous form, and ferrous oxide is a solid, and hydrogen is a gas. ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. इससे आपका जो केमिकल इक्वेशन हो जाता है मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है. उसके स्टेट्स को भी आप पता कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेट्स है. क्लियर है? यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. जब तक आपको एग्जाम में पूछा ना जाए कि आप इसको मतलब फिजिकल स्टेट्स को भी यूज कीजिए, तब तक आप उसको, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसको हम हर एक केमिकल इक्वेशन में लगाएं, बट अगर आप लगा देंगे तो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा. क्लियर? हियर इज द नेक्स्ट. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and below of the arrow in the equations. कभी कभी ऐसा होता है जब भी आप केमिकल इक्वेशन करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, कुछ कैटलिस्ट आ जाते हैं, तो उनको हम एरो के या तो एबव या बिलो यूज कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस at 340 atmospheric pressure. Clear है? And it is from CH3 OH जो कि एक लिक्विड है, मिथिल अल्कोहल. क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट का यहाँ पे वर्क है कि वो टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है. एंड क्लोरोफिल, ये आपका जनरली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और वाटर भी यहाँ से आपको रिलीज किया जाता है. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या कैटलिस्ट हो, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को हम एरो के या तो एबव या बिलो यूज करते हैं. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. Now this is the end of your video, and here we next study about some questions, and questions को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए. थैंक यू.